गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम एक नया लेक्चर नई क्लास के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 9th के लिए, जो बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं अभी, जिनको बहुत थोड़ा जानकारी है, बेसिक जानकारी है, उनके लिए ये इंट्रोडक्शंस और ये जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने पढ़ाई को किस तरह से स्टार्ट कर सकें। तो आपके लिए जो 9th क्लास का सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना है वो है साइंस। तो आप सब 8th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास में बहुत सारी चीज़ें साइंस में आप पढ़ते आए हो, लेकिन वहाँ तक आपको किसी भी चीज़ के बारे में बस थ्योरेटिकल सिंपल नॉलेज या यूँ कह सके कि बहुत थोड़ा जानकारी मिलती है। वहाँ तक आपने कोई चीज़ प्रूफ करके या कोई चीज़ मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू या न्यूमेरिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं पढ़ा है। तो आपको वहाँ से अब जब आप 9th स्टैंडर्ड में आते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का तरीका जो है चेंज हो जाता है, और उसमें साइंस भी है जो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। 8th क्लास से 9th क्लास में बहुत सारे चेंज होंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी अब, कि जिसमें आपको लगेगा कि हमने 8th क्लास में तो ऐसे नहीं पढ़ा, 9th क्लास में अचानक से ऐसा क्या हुआ। तो 9th एक जो स्टैंडर्ड स्टेज हो जाता है जहाँ से आपको रिलेट करके जब यहाँ से आप सभी चीज़ों को बहुत बेसिक तरीके से जानकारी लेते हुए पढ़ोगे तो आपको 11th और 12th में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे साइंस को इजी तरीके से ले रखे हो, साइंस को एक टफेस्ट सब्जेक्ट में गिनती नहीं करो, यानी कि यूं कर सके कि साइंस को आप सीरियसली नहीं लो, तो फिर आपके लिए 11th 12th में साइंस लेना एक आपके लिए बहुत टफ डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि आपको साइंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाना है, वहाँ पे साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करेंगे। तो हम साइंस के बारे में स्टार्ट करते हैं और हम आज एक चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसको हम मोशन कहते हैं। उस चैप्टर से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ साइंस के बारे में। साइंस एक्चुअल में होता क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी पे क्या स्टडी करना है नेचर में? वाई, हाउ, ये दो चीजें कि नेचर में कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशंस आपको साइंस देता है। नेचर में जितना भी चीज एग्जिस्ट करता है, आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सभी के बारे में आपको साइंस में कवर करना होता है, साइंस में पढ़ना होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक लिविंग एंटिटीज और दूसरा नॉन लिविंग एंटिटीज, और उन दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करना, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हो, ऑब्जर्वेशनल हो, या आपको मैथमेटिकल एनालिसिस हो, सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी उनको
हमें प्रोवाइड जो करता है वो हमारे लिए कौन करता है? सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट करता है? साइंस करता है। हम यहाँ पे जो 9th क्लास में हमारे पास जो पढ़ना है वो है आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड साइंस, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें थोड़ी मात्रा में लेकिन एक्सप्लेनेशन वे के रूप में आपको पढ़ाए जाएंगे। साइंस हमारा क्लासिफाइड होता है बेसिकली 3 पार्ट में। 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3 पार्ट में 9th क्लास से आपको 8th क्लास में ओवरऑल पूरा बुक होता होगा सिर्फ और सिर्फ साइंस, लेकिन 9th क्लास से अब आपको साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो नेचर के फिजिकल एनालिसिस, चाहे वो आपको किसी फोर्स के बारे में स्टडी करना हो, एनर्जी के बारे में स्टडी करना हो, एटम्स के बारे में स्टडी करना हो, एनर्जी के बारे में हो गया हमारा, मोशन के बारे में स्टडी करना हो, साउंड के बारे में स्टडी करना हो, इन सबसे रिलेटेड जितने भी आपको स्टडीज बेसिकली करना हो, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करना हो, वो हमारा साइंस का कौन सा ब्रांच देता है? फिजिक्स। साइंस को, फिजिक्स को यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस, या फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स और स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल नेचुरल फेनोमेना, और उस नेचुरल फेनोमेना को कैटेगराइज किया गया आगे बहुत सारे पार्ट में, जिसको हम डील करेंगे। अभी फिजिक्स को हम आज डील करेंगे, फिजिक्स को पूरे अच्छे तरीके से डील करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो केमिस्ट्री का बनेगा, फिर बायो का बनेगा। तो हम फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं 9th क्लास में आपको पढ़ना है, वो आपको अप्रोक्सीमेटली मोशन से स्टार्ट है। आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, फोर्स के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है। 5 चैप्टर्स आपको फिजिक्स में पढ़ना है, जो आपको 9th क्लास में फिजिक्स जो दे रखा है उसमें 5 चैप्टर आपके हैं। वो कौन कौन है? तो आपका 9th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर है मोशन, दूसरा चैप्टर आपको फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी एंड लास्ट वन इज साउंड है। तो हम आज इस चैप्टर्स को, फिजिक्स के पहला चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए कि किस तरह से हम इसको फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, इस चैप्टर्स को हम कैसे डील करते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स खास करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू स्टार्ट दिस टॉपिक, बिफोर द स्टार्ट दिस टॉपिक वी वांट टू डिस्कस अबाउट द बेसिक फिजिक्स। फिजिक्स को अगर हम बांटे तो 3 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपको क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। पहला जो हम बात करें
फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा जो पार्ट है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करें तो आप देखोगे जब आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे तो हम क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जितनी भी कैलकुलेटिव या यूं कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना जो कैलकुलेटिव रेट से आपको डिफाइन होता हो, मैथमेटिकल एनालिसिस होता हो उसका, और जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किए जा सकते हो, वो आपको वो फिजिक्स के सारे पार्ट आपका क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में आता है। यानी कि ऑब्जर्वेबल फेनोमेना जितने भी है, प्रैक्टिकल फेनोमेना, जो पॉसिबल प्रैक्टिकल फेनोमेना और पॉसिबल प्रैक्टिकल फेनोमेना आपको क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और मॉडर्न फिजिक्स जो है आप फील कर सकते हो, थ्योरेटिकल एनालाइज कर सकते हो, लेकिन आप एक्चुअल में उसका प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस बहुत इजी तरीके से उसको नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट क्यों फ्लो होता है, तो चार्ज पार्टिकल के फ्लो होने के मूवमेंट के वजह से। हम चाह कर भी अगर उसमें हम देखने जाए कि इस वायर में चार्ज पार्टिकल किधर फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करें तो जैसे हम कहते हैं कि आकार इज रनिंग विद स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या है, एक कार है जो 45 किलोमीटर पर घंटे से के स्पीड से एक रोड पे चल रही है। तो अब ये कार अगर 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं और हम उसका कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं कि अगर किसी ने हमारे घड़ी के टाइम से ठीक 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो उसका स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। हम अगर बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आइदर उसके बॉडी में शेप में चेंजेस आएंगे, बॉडी के शेप में चेंजेस आएंगे, या वो एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो जाएगा, वो यहां से वहां धक्का मारने के बाद चला जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ नहीं हुआ तो हम ट्राई तो कर रहे हैं, उस चीज का हमें फील जरूर होगा, हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व देख सकते हैं कि इस चीज पे धक्का लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेबल फिजिक्स है, ये एक कैलकुलेटिव फिजिक्स है और ये एक प्रैक्टिकल फिजिक्स है। बट मॉडर्न फिजिक्स हमारा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिकल एनालिसिस इनका भी है, प्रैक्टिकली हम इसको भी देख सकते हैं, बट इजी तरीके से, जिस तरीके से हम यूं कह सके कि क्लासिकल फिजिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रैक्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, उस तरह से आप मॉडर्न फिजिक्स को नहीं कर सकते। तो इसके आधार पे क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स में इनको दो भागों में बांटकर इनमें अलग अलग चैप्टर को
क्या कर दिया गया है, डिफरेंशिएट कर दिया गया है। जो 9th क्लास आपको पढ़नी है, 9th क्लास एंड 11th क्लास के जो आपको चैप्टर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वो आपको सारा के सारा क्लासिकल फिजिक्स है, जो आपको इजीली ऑब्जर्व हो सके। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो सामने वाला बंदा उसको ये सोच सकता है, बैठ गया है, अगर सामने कोई बैठा है तो हम ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं उससे कि क्या मेरा साउंड आपके ऊपर, आपके तक पहुंच पा रहा है, हाँ ना। ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एनर्जी के लिए है, हम एनर्जी के बारे में रिलेट कर सकते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ सकते हैं, वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, साइंस उसको किस तरह से डिफाइन कर सकता है, फोर्स है, ग्रेविटेशन है, ये मोशंस है, इन सब के बारे में ये सारा जो चैप्टर्स है आपका, वो एक क्लासिकल फिजिक्स है। और यही सारा चीज का एक्सप्लेनेशन 11th क्लास में भी आपको पढ़ना है। तो दैट्स व्हाई ये आपको 9th और 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, वो कैसे हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में, ये सारा चीज हम क्या कहाँ पे पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। और ये आपको मोस्टली 10th एंड 12th के जो चैप्टर्स हैं, वो आपको मॉडर्न फिजिक्स के आधार पे है। तो आपको भी कि 9th अगर हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, क्लासिकल फिजिक्स को अच्छे तरीके से हम फील कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। यानी कि देखो कितना इजी तरीके से इसको हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है कि पहले हम क्लासिकल फिजिक्स को पढ़े, यहां से सारे बेसिक जानकारी इकट्ठा करें, और देन आफ्टर हम बोर्ड एग्जाम में जाए। और बोर्ड एग्जाम में जब हम जाए तो बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को पढ़ते वक्त हमें जितनी भी बेसिक नीड है वो हमें पहले मिल चुका है, कहां से, 9th और 11th क्लास के फिजिक्स से। एंड देन आफ्टर इट विल बी इजी टू हैंडल दैट, कि हम आराम से फिजिक्स को कर पाए। दूसरा चीज, मैं इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको और थोड़ा सा इजी करने के लिए, इसको आगे के लिए बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को फिजिक्स में, कि फिजिक्स ना समझ के में आने के कारण जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें मेरे नजर से है, वो है उनको फिजिक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व ना करके देखना, उनकी प्रैक्टिस नहीं करना। क्यों? हमारी आदत है, हम 8th क्लास से अभी आए हैं, 8th क्लास तक हमारे लिए प्रॉब्लम से आ रहा कि हम 2 4 5 क्वेश्चन चैप्टर वाइज अच्छे से याद कर लिए, वो पेपर में अगर आ गया और फिर हमारे लिए क्या हो गया, खत्म हो गया हमारा साइंस। बट जब आप 9th क्लास में आप इंटर कर रहे हो, वहां पे जब आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो वहां पे फिजिक्स अलग है। यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज साइंस जो है, कंप्लीट मैथमेटिक्स का एक आपको प्रैक्टिस कराने वाला चैप्टर सब्जेक्ट है। ये आपको थ्योरेटिकल तो देगा ही, साथ साथ आपको कैलकुलेटिव एनालिसिस भी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देता है। और जिसके बाद जब हम न्यूमेरिकल जो है उसको अगर हम कवर कर पाते हैं तो बड़े आराम से हम क्या कर पाते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को इजीली तरीके से समझ पाते हैं। तो हम आज के इस 9th और 9th क्लास के क्लासिकल फिजिक्स को स्टार्ट करते हुए जो सबसे पहला चैप्टर है आपका, वो है मोशन। मोशन चैप्टर्स को हम डिफाइन और एनालाइज करेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है।
देखो चैप्टर नंबर आपका एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो उसका चैप्टर नंबर 8 है और फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है मोशन। अब मोशन को सोचो, हम अपने डेली लाइफ में फिजिक्स के अगर हम डेली लाइफ के बारे में बात करें, फिजिक्स का डेली लाइफ का इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको रिलेट करता है, डायरेक्ट रिलेट करता है क्लासिकल फिजिक्स से। जैसे घर में पंखे का चलना, वो भी एक मोशन है। हमारा खुद का चलना, किसी चीज को धक्का देना, रेस्ट करना, ये सारे क्या है? फिजिक्स का ही एक पार्ट है, फिजिक्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम मोशन के बारे में डिस्क्राइब करें तो कहता है फिजिक्स का वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हमें रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ना हो, मोशन के बारे में डिस्क्राइब करना हो, उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? काइनेमेटिक्स। The branch of physics in which we deals about the in which we study about the rest and motion of any object is called kinematics. फिजिक्स का वो ब्रांच या क्लासिकल फिजिक्स का वो ब्रांच, वो पार्ट जिसमें हम रेस्ट और मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है रेस्ट और दूसरा है मोशन। आप लोग खुद से एनालाइज करो कि हम किन चीजों को रेस्ट कह सकते हैं, किन चीजों को मोशन कह सकते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है? तो रेस्ट कहने का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ अगर इसके पोजीशंस में, ये मान लो कि यहां पे हम पोजीशंस P1 मान ले और इस पॉइंट पे हम पोजीशंस P2 मान ले, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे हमने रख दिया, ऑब्जेक्ट नंबर 2। अब सोचो ध्यान से, अगर ये ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चल रहा हो या नहीं चल रहा है, ये ध्यान से सुनना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के चेंज होने के साथ, टाइम के इलैप्स होने के साथ साथ अपने पोजीशंस में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा, अपने पोजीशंस में कोई चेंजिंग नहीं ला रहा हो, और एक ऑब्जेक्ट है जो अपने टाइम के चेंजिंग के साथ अपनी पोजीशंस में चेंजिंग लाया हो। ध्यान से देखना, एक का पोजीशंस यहां से हमने यहां का पॉइंट डाला, ये ऑब्जेक्ट टाइम इलैप्स हो रहा है, टाइम जा रहा है और ये अपने पोजीशन से कहीं भी नहीं हिला, और एक ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपने पोजीशंस को लगातार चेंज कर रहा हो। उस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? फिजिक्स में हम इसको किस तरह के डिफरेंस को मानेंगे? तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 1 इज इन रेस्ट व्हाइल ऑब्जेक्ट 2 इज इन मोशन। ये क्या है? दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट and
दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो मोशन और रेस्ट के बारे में समझ में आ रहा है। रेस्ट क्या है कि अगर कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशंस को चेंज करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मोशन। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। रेस्ट एंड मोशन को आपको समझना है इस पूरे चैप्टर्स में। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कब है? जब पोजीशन डज नॉट चेंज्ड विद टाइम। जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज इन रेस्ट। और जिसका पोजीशन चेंज हो रहा हो, पोजीशन चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज इन मोशन। या अगर हम यूं बात करें कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट, दो, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट फिक्स हो एक जगह पे, इसे हम कहेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? अपनी पोजीशंस पे फिक्स हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशंस को लगातार चेंज कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज इन मोशन। क्या कर रहा हो? दैट इज कॉल्ड मोशन। वो आपका मोशन है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से हम क्या कहेंगे कि अगर वो अपने पोजीशंस को चेंज कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन जो स्टेशन होता है वो क्या होता है? एक फिक्स्ड प्लेस होता है, उसको हम क्या करते हैं? रेफरेंस पॉइंट माने। और उस रेफरेंस पॉइंट से हम क्या करते? देखते हैं हर रोज कि वहां से ट्रेन आकर वहां पे रुकती है और फिर वहां से चलती है। स्टेशन वहीं पे है लेकिन ट्रेन वहां से चल पड़ी है। तो ट्रेन क्या है? उस स्टेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? हमारा मोशन में हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट प्रेफर करते हैं किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट को क्या करने के लिए, देने के लिए कि ये मोशन में है या रेस्ट में। हम किसके कंपैरिजन में रेस्ट में हैं? अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए, हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो, तो अगर हम कह दें कि आई एम इन रेस्ट और सिर्फ इन रेस्ट बोल दे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब हम रेस्ट में हैं, किसके कंपैरिजन में? तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो उसके कंपैरिजन में, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो उसके कंपैरिजन में बोला जाए। या यूं कह दे कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ हमारी रिवॉल्व कर रही है, तो फिर क्या हो रहा है? अर्थ के कंपैरिजन में हम क्या है?
रेस्ट में। तो सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट हम क्या लेते हैं, अर्थ लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई, जैसे अगर हम एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन मोशन में है और हम ट्रेन के अंदर में बैठे हुए हैं तो हम भी मोशन में हुए, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में मोशन में हुए, जो आदमी हमारे सामने वाले सीट पे बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में नहीं, हम मोशन में हुए जो बंदा या जो इंसान उस ट्रेन में नहीं है उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में हुए। जो स्टेशन पे खड़ा है, हम ट्रेन के अंदर में, ट्रेन खुल चुकी है तो हम वो स्टेशन पे खड़ा है अभी और हमारा पोजीशन चेंज हो गया तो देन हम उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हैं। लेकिन हम जिसके साथ बैठ के एक ही सीट पे जा रहे हैं वो और हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में। तो मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपको कंफ्यूज करे, हम ये सिंपली ये कहना चाहते हैं पोजीशंस का चेंज टाइम के साथ होना ठीक है, लेकिन एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर अब हम रेस्ट और मोशन, तो ये तो हमारा सबसे इजी पार्ट हो गया, हम अगर कुछ नहीं पता तो हम ये बोल रहे हैं, लेकिन जब हम रेस्ट और मोशंस को डिफाइन करने चले, डिफाइन करें प्रॉपर तरीके से, तो हम क्या करें कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम और विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हमारा पोजीशंस चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज आई एम इन रेस्ट। एंड इफ द बॉडी has changed their positions with respect to the stationary object or reference point, then the body is said to be in motion। तो दो पॉइंट्स आपका क्लियर होना चाहिए, एक रेस्ट और एक मोशन। कोई बॉडी कब मोशन में होगा, कोई बॉडी कब रेस्ट में होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। आप एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो, वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के रूप में, इसीलिए नेक्स्ट। अब एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल हम ले, एग्जाम्पल एक ले, अगर देखिए जब हम किसी भी ट्रैवलर पे, किसी भी बस वगैरह पे मूव कर रहे हैं, तो जब हम बस पे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो हमें दिखाई देता है, बाहर खिड़की से जाकर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि आपको दिखाई देगा कि बहुत सारा जो आपको ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो आपको लगेगा कि चलता हुआ दिखाई देता है। तो क्या वो वाकई में चल रहे होते हैं? नहीं। चल कौन रहा है? हम। मोशन में कौन दिख रहा है? वो। तो दैट मीन्स ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? दैट मीन्स कि अगर जब हम आगे चल रहे होते हैं वो हमारा पीछे छूटता हुआ जाता है, वो रेस्ट में है और हम उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो मोशन में है और हम क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसा इस तरह से एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिलेंगे मोशन और रेस्ट का। अब जैसे कोई पर्सन है जो रोड पे खड़ा है और बस और पैसेंजर को अपने आगे से जाते हुए देखता है। हम अगर खड़े हैं और कोई बाइक वाला आकर हमारे आगे से निकल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, या वो बस जो हमारे आगे से निकल गई है वो क्या है, मोशन में। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलते हैं डेली लाइफ में। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें मोशंस और रेस्ट में पढ़ाने, आगे पढ़ने के लिए, तो हम आपको इनके आगे के पार्ट्स को पढ़ाने से पहले आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 5th क्लास, 6th 7th में पढ़ा होगा, आपके टीचर्स बताए होंगे। उन्हीं चीजों को रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि फिजिक्स में वाइडली यूज होने वाले
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन करवाए हैं कि आपको इस चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, लेकिन इस चैप्टर्स में यूज होने वाले आगे बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आपको इस चैप्टर के बीच में बताना मुझे सही नहीं लगता, इसीलिए मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दे दूं। जैसे दो पॉइंट्स अभी फिलहाल के लिए आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले याद करने होंगे, उसको मेमोराइज करने होंगे, दिमाग में डाल के रखने होंगे कि आपको जब भी ऐसे वर्ड्स यूज होते दिखे, ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे, तब आपको क्या करना है, उसे वहां पे इंप्लीमेंट उसी रूप में करना है जैसा अभी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स में जो वाइडली यूज होते हैं होने वाले जो क्वांटिटीज हैं वो है दो तरह के क्वांटिटीज। आपको एक फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में हम ले चलते हैं। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बार बार यूज करते हैं। जो 7 फिजिक्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका यूनिट और उनके बारे में उसका डिनोटेशन, साइन डिनोटेशंस किस तरह से होता है उसको हम देखते हैं, वाइडली देखते हैं। तो कैसा होता है हमारा, क्या 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखें तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मास। मास क्या होता है इसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे, पर आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे मास के बारे में कंप्लीट नॉलेज। अभी के लिए फिलहाल हम बात करें कि जैसे अगर हम किसी भी चीज के एक्चुअल वेट को जब हम मेजर करते हैं, जैसे हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं या किसी बॉडीज के बारे में बोलते हैं कि ये बॉडी, ये पेन है 20 ग्राम का है, ये कोई भी चीज, ये बुक है 100 ग्राम का है, ये कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का है, तो वो हम क्या करते हैं, मास उसको डिफाइन करते हैं, उसको मास कंसीडर करते हैं। तो मास क्या है? मास का मतलब उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, तो उसको हम कैपिटल M से ऑलवेज डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो है kg है। हम थोड़ा सा बेसिक आइडियाज आपको दे दें यूनिट और इनके बारे में, कि डिनोटेशन साइन जहां पे हम कई बार कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं, तो वहां पे हम पूरा ये ना बोल के उसके जगह पे अगर ये लिख दे तो हमारा फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूनिट क्या है? यूनिट एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल और रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हम कोई चीज अगर परचेज कर रहे हैं या कोई भी चीज जो है उसका एक्चुअल वैल्यूज किस रूप में ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें चावल परचेज करना है या हमें दुकान से कोई सामान खरीदना है, जैसे हम चावल परचेज करने गए और हम कहें कि हमें 2 लीटर चावल दे दो, अगर ऐसा कहे तो कैसा लगेगा? हम जब जाकर दुकानदार से बोले हमें 2 लीटर चावल दे दो, ऐसा कैसे, क्या किस तरह का फीलिंग आएगा? गलत हो, ये कहना गलत हो। तो हम क्या कहेंगे, उसके एक स्टैंडर्ड, किसी चीज को मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होता है, मेजरमेंट करने का तरीका जो होता है, वही क्या होता है, वो हमारा यूनिट कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे चावल को कि नहीं 2 लीटर नहीं, 2 kg दो। अगर हमें दूध लेना है तो हम जाकर ये नहीं कहेंगे कि 2 मीटर दूध दे दो, ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे उसे कि हमें 2 kg या 2 लीटर दूध हमें चाहिए। तो ये क्या है, एक तरीका है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी
क्वांटिटीज को किस रूप में मेजर कर सके, उसके लिए एक हमने जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटरनेशनल क्वांटिटीज बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे फिजिक्स में इसके यूज होने हैं, और इसको आप अगर भूल जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपको कहीं फिजिक्स में किसी के आंसर आपको लिखना है, मास का आप निकालना है, और मास आपने निकाला और वहां पे 4 केजी आंसर आना है और आपने 4 मीटर लिख दिया। अब मास को जैसे ही आप देखो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। तो आपको क्या लिखना है वहां पे कि ये 4 केजी होगा, ना कि मीटर होगा। और इसीलिए मैं आपको ये फिजिकल क्वांटिटीज के बेसिक्स आपको करवा रहा हूं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मास हो गया, उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा लेंथ। लेंथ किसी भी चीज की लंबाई, दूरी या विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, उन चीजों को मेजर करने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, सारा चीज में आपको क्या होता है, लेंथ ही आता है। और उस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, एंड यूनिट जो है इसका ज्यादा जो वाइडली यूज होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, मीटर यूज होता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें अगर मान लो कि ए से बी की दूरी पता करना है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो हम इसको केजी में तो मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको मेजर किस चीज में, मीटर में मेजर करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। सिमिलरली अगर हम बात करें लेंथ के बाद टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर जो है आपको हम बेसिकली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और वहां पे आपको जो इसका यूनिट है वो या तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन लिखा जाता है। इसका कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए, फिजिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा हमारे पास जो वाइडली यूज होने वाले हैं वो है टाइम। टाइम को भी हम टी से डिनोट करते हैं, और यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो इसका सेकंड है। उसके बाद आपको जो वाइडली यूज होने वाले फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम n से डिनोट करते हैं, एंड द यूनिट इज इन मोल। ये आपको केमिस्ट्री में आपको समझाया जाएगा पूरा, ये टॉपिक कहाँ यूज होता है वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस रिमेंबर करना है कि अगर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपको दे दिया जाए तो उसको हम ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हम किस संख्या में लेते हैं, मोल में हम यूज करते हैं उसको काउंट करने के लिए। उसके बाद आपको मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ क्वांटिटी। छठा है आपको लुमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको हम कैंडेला में रिप्रेजेंट भी करते हैं, और कैंडेला में इसका यूनिट लिखते हैं, कैंडेला। उसके बाद आपको जो सातवां है वो है आपका करंट।
इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ को आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको एल से भी कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है। आई और इसका यूनिट है एम्पियर, एम्पियर। तो आपको इन तीनों के बारे में तो यहाँ फिजिक्स में आपको ज्यादा यूज नहीं मिलेगा यहाँ पे 11th क्लास में, लेकिन इन चारों के बारे में आपको वाइडली यूज देखने को मिलेगा। इन चारों के बारे में आपको बहुत ज्यादा यूज होने होंगे। अब दूसरा चीज जो है आपको जो पढ़ना है यहाँ पे, वो है आपको इनके कन्वर्जन के बारे में। कुछ एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो आपको कवर करना है, याद करना है, और उसको कैसे कर सकते हैं वो चीज देखना है। क्या कन्वर्जन आपको याद रखना है जो आपको आगे आने वाले यूज होंगे, आप खुद से आप बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हो। क्या है कन्वर्जन? कन्वर्जन है कि अगर आपको सिंपल तरीके से, जैसे अगर आपने कोई चीज मीटर में दे रखा है, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मीटर से मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बेसिक कन्वर्जन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। इन कन्वर्जन्स को आपको कवर करना है, पूरा कंप्लीट करना है कि आपको किस तरह से आप, जैसे अगर 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर, तो उसके बराबर कितने होंगे 100 सेंटीमीटर। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। कई चीजें आपको मिलेंगे ऐसे कि जैसे केजी में दे रखा है उसको ग्राम में चेंज करना हो, ग्राम में अगर दे रखा हो तो उसे केजी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। मीटर में दे रखा है तो मिलीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, और अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज करना है, याद रखना है। मैं आपको यहाँ आपको माइक्रो मीटर्स के कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने के लिए देता हूँ कि जो आप याद करोगे कि 1 मीटर में कितना माइक्रो, बहुत छोटी चीजों के अगर हमें दे रखा हो, यूनिट पता करना हो, याद रखना हो, जैसे अगर हमें क्या कहता है कि 10 के पावर -10 मीटर हो, तो उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे बोला जाता है या आपको बुक में कैसे लिखा रहेगा, उस चीजों को याद करना है। जैसे अगर आपको 10⁻⁻6 मीटर हो तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइक्रो मीटर, 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10। जितना आपको जरूरी होगा, जितना आपको यूजेबल होगा फिजिक्स में या 9th क्लास में, उतना तक मैं आपको याद करवाऊंगा। 10⁻⁻6 मीटर है तो उसे हम क्या कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। अगर आपका 10⁻⁹ मीटर है तो हम उसको हम क्या बोलेंगे 1 नैनोमीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 नैनोमीटर। अगर आपको दे रखा हो 10⁻10 मीटर तो हम क्या कहेंगे दैट इज 1 एंगस्ट्रॉन, ये होगा। इसको हम एनएम बोल सकते हैं, इसको हम A0 बोल सकते हैं एंगस्ट्रॉन को, ठीक है। अगर कोई 10⁻⁻12 मीटर का साइज हो तो उसको क्या लिख सकते हैं दैट इज 1 पिकोमीटर। ये मैं बहुत छोटे साइज के बारे में बात कर रहा हूं कि बहुत अगर किसी भी पार्टिकल का बहुत छोटा साइज हो तो हम उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं, उसको किस तरह से
10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर कर देंगे, उसको लिख देंगे 1 पिकोमीटर और 1 pm भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको दिया जाए 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर तो हम उसको बोलते हैं 1 फर्मी मीटर या एफएम बोलते हैं, एफएम। तो मैं आपको ये जो आपको दे रहा हूं 1 माइक्रोमीटर, या आपको कई बार किसी चीज का साइज मिल जाता है, जैसे बायो पढ़ोगे तो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह के साइजेस के बारे में बात किया जाएगा, सेल वगैरह के साइज के बारे में बात किया जाएगा, एटम के केमिस्ट्री में एटम के साइज के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए जब हम जो हमें दिखाई नहीं देता हो अपनी आंखों से, उनके लिए अगर हम बात करें माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, ये आपको बहुत छोटे डिस्टेंस को कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे अगर आपको दे दे कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो आपको दे रखा है कि इसका साइज है मान लो 480 पिकोमीटर और कहते हैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 480 पिकोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 480 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, कुछ कन्वर्जन्स आपको करके प्रैक्टिस करने हैं कि ये सारे कैसे होंगे, वाइडली यूज होने वाले ये हैं आपको, और ये आपको जरूरी है आपको याद रखना। कल हम डिस्कस करेंगे इसी के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम कोई दो पॉइंट्स के बीच में कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। आपको आज का ये इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने के बाद आपने सबसे पहले कॉपी पेन उठाकर इनको याद करके आपको इन कन्वर्जन्स के प्रैक्टिस करना है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट, हाउ कैन यू फाइंड आउट द कन्वर्ट द 1 मीटर इनटू 100 सेंटीमीटर। कोई दे दे आपको 200 सेंटीमीटर, उसको बोले मीटर में कन्वर्ट करके दो, कोई बोलते हैं हमें 200 सेंटीमीटर है तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करके दो। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करने हैं, आपको ये पूरे रिलेशंस को पढ़ने हैं, क्योंकि ये सारे चीज यूज होने वाले हैं। और ये मैं आपको इसलिए पहले लेक्चर्स में बताया कि जब हमें वहां पे यूज आए तो आपको दिक्कत नहीं हो कि ये कैसे, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1 पिकोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि ये कहां से आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।